कुछ खासकर 9, 10th, 11, 12th के लिए पेपर 1, पेपर 2 करके एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसमें खासकर अगर आप टीजीटी भरे हुए हैं तो टीजीटी भरे हुए हैं यानी पेपर 1, तो उसमें सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन आएगा। सामाजिक विज्ञान में खासकर इतिहास और राजनीतिक विज्ञान एक तरफ, फिर से अर्थशास्त्र और इसके बाद भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप पीजीटी भरे हुए हैं, ठीक है, यानी सेकंड पेपर है, तो उसमें तो खासकर खास पेपर देता है। खासकर अगर मान ली इतिहास से जहाँ से क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल से क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा। तो आप उसी से संबंधित एक वीडियो है जिसमें टीजीटी में आपको काम आएगा खासकर, और उसमें कहा गया है कि 9th क्लास के एनसीईआरटी से या एससीईआरटी से क्वेश्चन रहेगा। तो उसी संबंधित एक वीडियो है, आप इसको देखिए। ये 9th क्लास का एससीईआरटी है, ध्यान रखेंगे, एससीईआरटी है, 9th क्लास का है, आप इसको देखिए। और ये सब्जेक्ट है इतिहास, ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट है इतिहास। बहुत समय लगा इसको टाइप करने में, फिर आपके लिए बहुत जल्दबाजी में किया गया। मुझे उम्मीद नहीं था इतना जल्दी आपका एग्ज़ाम होगी, फिर भी जब लिया जा रहा है तो देखिए, आप वीडियो को देखिए अंत तक। और वीडियो अंत तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं वीडियो। आप देखिए आप वीडियो पूरे को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला देखिए टॉपिक है भौगोलिक खोजें, ठीक है। भौगोलिक खोजें का मतलब यहाँ पर से है कि पूरे वर्ल्ड की खोज किया जाएगा। जिसमें से पहला सेंटेंस देखिए कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा, यानी अरबों का मतलब अरब कंट्री से सीखा। बिना कंपास का ज्ञान का आप समुद्र में कूद नहीं सकते हैं। यहाँ पर यूरोपवासी चाहे स्पेन के हो या पुर्तगाल के हो या फ्रांस के या ब्रिटेन के हो, जो अटलांटिक महासागर में वो अपने जहाज़ को लेके जाता, बिना कंपास के ज्ञान का जहाज़ वो नहीं ले जा पाता। तो कंपास का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? अरब से। और अरब कहाँ से प्राप्त किया था? तो चीन से, ठीक है। एक डेट है, ध्यान रखिए, 1953 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का वर्चस्व हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंस है। अगला पॉइंट है आपके, पुर्तगालियों ने एक नए किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज केवारल बनाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक जहाज़ का नाम है, ठीक है, इस जहाज़ का नाम है, ध्यान रखिएगा, जहाज़ का नाम है केरावल, ठीक है, केरावल जहाज़ का नाम है। आपसे पूछेगा भी कि ये जहाज़ कौन सा जहाज़ पुर्तगालियों ने बनाया था, ध्यान रखेंगे, ये जहाज़ का नाम है केरावल जहाज़, ठीक है। नेक्स्ट है 1888 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। अगर आप अफ्रीका महादेश में के सबसे नीचे पॉइंट पर आएंगे, जो दक्षिण अफ्रीका है उसके सबसे नीचे पॉइंट पर आएंगे, उस बिंदु को कहा जाता है उत्तम मासा अंतरिप, ठीक है, जिसका इंग्लिश नाम है केप ऑफ गुड होप। इसकी खोज कब किया गया था? 1848 में किया गया। पुर्तगाली व्यापारी है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है। तो अफ्रीका के सबसे नीचे आया और वो दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम मासा अंतरिप केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1892 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की। किसने खोज किया? ध्यान रखेंगे, 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो हैं कोलंबस द्वारा, अगर आपको क्रिस्टोफर याद ना रहे तो कोलंबस तो याद रहेगा। कोलंबस द्वारा अमेरिका खोज किया, कब किया? 1492 ईस्वी में, ठीक है। अगला पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के एक नाविक वास्को डी गामा उत्तम मासा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट, केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंच गया, ठीक है। तो
ये जो कोलंबस नाम का व्यक्ति है, ये पहले भारत की खोज के लिए बाहर निकला था, लेकिन ये पहुंच गया अमेरिका, तो इनको ख्याति नहीं मिला भारत की खोज करने के लिए। तो भारत की खोज करने के लिए एक व्यक्ति निकला जिसका नाम है वास्को डी गामा, जो 98 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक है। ये उसी उत्तम मासा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मलाबार तट यानी केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा। यहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं कि उत्तम मासा अंतरिक्ष से भारत तक वास्को डी गामा के सफ़र में पथ प्रदर्शक के रूप में भारतीय नागरिक अब्दुल मजीद ने साथ दिया था। तो यहाँ पर ध्यान देना इस बात को लेकर है कि आप अगर देखेंगे कि जब वो पुर्तगाल से लेकर अफ्रीका के दक्षिणी पॉइंट तक आया, उत्तम मासा अंतरिक्ष तक आया, उसके बाद वहाँ से भारत तक आने में मेडागास्कर होते हुए जब भारत तक आया, तो इसका पथ प्रदर्शक के रूप में गुजरात का एक व्यापारी है या गुजरात का नागरिक है जिसका नाम है अब्दुल मजीद, उसने साथ दिया था वास्को डी गामा को भारत तक आने में। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोप वासियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि था, जिससे 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अमेरिका की खोज खास कर यूरोप वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ से उसने अमेरिका को गुलाम बनाएंगे, अमेरिका के रिसोर्स पर उसने कब्जा करेगा और अमेरिका के सारे रिसोर्स पर कब्जा करेंगे, लेकिन बहुत जल्द अमेरिका यूरोप के कब्जे से, चंगुल से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें लिखा हुआ कि अमेरिका अर्थात नई दुनिया, अमेरिका का नाम पर नई दुनिया हुआ करता, न्यू वर्ल्ड था। इसकी खोज यूरोप वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था, जिसे 1992 ईस्वी में कोलंबस ने प्राप्त किया था। यहाँ के निवासी को रेड इंडियंस कहते हैं। कोलंबस को लगा था कि इंडिया यही है, लेकिन इंडिया में के लोग काले लोग हैं, लेकिन अमेरिका के लोग गोरे थे। इस वजह से उनका नाम, एक तो गोरे लोग रेड की तरह दिखता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम रेड इंडियंस पड़ गया था। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ क्या है। स्पेन के निवासी अमेरिगो वेस्पूची एक नाम है, ध्यान रखेंगे। स्पेन कहाँ पर है? तो यूरोप महादेश में एक देश है। स्पेन के निवासी अमेरिगो वेस्पूची ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा और इससे एक महाद्वीप का नाम दिया। इसका नाम यानी अमेरिगो के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। ध्यान रखेंगे अमेरिका का नाम किसके नाम से पड़ा? ध्यान रखेंगे जो स्पेन निवासी है अमेरिगो वेस्पूची, ठीक है, उसी के नाम से इस देश का नाम यानी अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, 1519 ईस्वी में मैगलन द्वारा, ध्यान रखेंगे, मैगलन द्वारा दुनिया की चक्कर जहाज से किया। ठीक है, तो 1519 ईस्वी में ध्यान रखेंगे कि पूरी दुनिया के चक्कर एक व्यक्ति करेंगे जिसका नाम है मैगलन। ठीक है, पूरी दुनिया के चक्कर लगाएंगे जहाज से। ठीक है, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख है। ठीक है, अब भौगोलिक खोज करने मतलब पूरे वर्ल्ड की खोज करने में यूरोप के बहुत सारे लोगों ने, शासकों ने अपना योगदान दिया। उसमें से दो व्यक्ति के नाम याद रखेंगे, पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख है। कैप्टन कुक, ध्यान रखेंगे, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया। ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ न्यूजीलैंड द्वीपों का भी पता लगाया। ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया और उसके बगल में, उसके साइड में, नीचे में न्यूजीलैंड है, उसका भी पता लगाया। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो ध्यान रखेंगे, पुर्तगाल का एक यात्री है मार्को पोलो, उसने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि, ठीक है, और साथ ही साथ चीन के शासक कुबलय खां के दरबार की वैभव की वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। ठीक है, तो ये था आपका पहला इकाई जो भौगोलिक खोज है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा इकाई की तरफ चलते हैं और दूसरा इकाई में ध्यान रखेंगे वो है जो कि आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है। सेकंड इकाई है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर देखना है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी।
ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 4 जुलाई 1976 को माना जाता है, 1776 को माना जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माना जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ। कब हुआ? ध्यान रखेंगे, 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ। 1787 ईस्वी में अमेरिका का संविधान निर्माण हुआ, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए। इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान मेरा अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसी प्रकार अमेरिका का संविधान 1787 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और 1789 ईस्वी में लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अमेरिका में कुल 13 उपनिवेश थे। ठीक है, अब यहाँ पर से 13 उपनिवेश का अगर आप नाम याद करना चाहते हैं तो इस प्रकार होगा, आप नाम याद कर सकते 13 उपनिवेश का। इस प्रकार नाम है न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, इसके बाद रोड आइसलैंड, ठीक है, कनेक्टिकट, इसके बाद न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तर कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना और जॉर्जिया। ठीक है, इस प्रकार करके 13 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, अमेरिका। तो इस प्रकार अमेरिका आखिर किससे स्वतंत्र होना चाह रहा था? कौन गुलाम बना के रखा था? तो ध्यान रखेंगे, अमेरिका को गुलाम बना के रखा था यूरोप वासियों द्वारा। ठीक है, तो यूरोप वासियों ने बना के रखा था, इसलिए उससे अलग होना चाह रहा था, स्वतंत्र होना चाह रहा था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या क्या कारण था, हम उसको जानना चाहेंगे। तो ये पहला कारण है उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। बात सही है, जब हम किसी के उपनिवेश थे तो हमको कितना राजनीतिक स्वायत्तता मिल रहा था? नहीं मिल पा रहा था। उस प्रकार इसे भी नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग तो उतना जागरूक थे नहीं जितना अमेरिकी वासी पहले जागरूक हो गए। हम लोग जागरूक बाद में हुए और बाद तक हम गुलाम रहे, बाद में हमें आज़ादी मिला। तो यहाँ के लोग पहले ही जागरूक हो गए और इसके बाद यहाँ के अमेरिका लोगों ने उपनिवेशों के प्रति, यानी उपनिवेश राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव जो था, इसके प्रति इन लोगों ने जल्दी अपना कह सकते हैं कि जागरूकता दिखाई और ये स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, सेकंड बातें हैं, लिखा हुआ है कि मध्यम वर्ग का उदय, यानी मिडिल क्लास का उदय हो चुका था और यही मध्यम वर्ग आपको कहा जा सकता है कि किसी भी क्रांति का जनक हो सकता है। ठीक है, तो मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था और इस वजह से यहाँ के लोगों ने बहुत जल्दी यूरोप वासियों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। थर्ड बातें हैं भौगोलिक दूरी। आप देख रहे हैं अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ पर है। इतनी दूर होने की वजह से बीच में एक अटलांटिक महासागर है, तो इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक था और इन दोनों छोर पर थे। किसके छोर पर थे? अटलांटिक महासागर। एक अटलांटिक महासागर के पूरब में है, एक अटलांटिक महासागर पश्चिम में है। इतना दूर था कि कुछ अगर घटना घटती भी थी तो यातायात और संचार का अभाव की वजह से जल्दी समाचार पहुंचता नहीं था। इस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ये उपनिवेश कह सकते हैं अमेरिका स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। बात सही है कि कुछ धर्म की बातें भी यहाँ पर खुल के सामने आएगा कि देखिए होता यूँ है कि अगर हम यहाँ पर भारत में सभी धर्म साथ में लेकर रह रहे हैं तो हमें लगता है कि अलग अलग पंथ को लेकर चलते हैं, लेकिन जहाँ पर एक ही धर्म के लोग रहते हैं, देखते होंगे आप कि मुस्लिम धर्म में भी शिया सुन्नी में लड़ाई होता है, तो उसी प्रकार ईसाई धर्म में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में लड़ाई होते रहता है। तो इनके वजह से भी स्वतंत्रता संग्राम का उदय हुआ, यानी कह सकते हैं जल्दी ही इसका अमेरिका स्वतंत्र हो गया। इसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव।
7 वर्ष तक युद्ध चल रहा था। कब से कब तक, ध्यान रखेंगे, 1756 से 1763 तक। कौन कौन लड़ रहा था? तो इस युद्ध में जो लड़ रहा था वो इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहे थे। इस युद्ध में जो इंग्लैंड फ्रांस लड़ रहे थे, इस युद्ध की वजह से खासकर इंग्लैंड कमज़ोर हुआ, ठीक है, और फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका को साथ दिया। इस वजह से भी अमेरिका स्वतंत्र हुए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, यानी कहने का मतलब है अमेरिका के प्रति प्रगति विरोधी आर्थिक नीति था, रंगभेद की नीति था। तो सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक नीति कारणों से हुआ था। तो बुनियादी सिद्धांत कह सकते हैं कि आप किसी देश में आर्थिक शोषण कर रहे हैं, उनके संसाधनों पर दोहन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, और वो सारे संसाधन आपने मातृ देश के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग अगर जागरूक हैं तो उनका विरोध करेगा ही। यही बातें यहाँ पर भी हुआ। अमेरिका का संसाधन को दोहन किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, और जितने भी संसाधन था वो यूरोप के लिए काम हो रहा था। तो अमेरिका के लोग पहले जागरूक हो चुके थे, इस वजह से उसका भी विरोध किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कारण है लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। कॉमन सेंस नामक पुस्तक की रचना टॉमस पेन ने की। तो ध्यान रखेंगे कि उस समय बहुत सारे ऐसे लेखक और प्रचारक आ चुके थे जिसने इसका कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार किया। उसमें से एक पुस्तक का नाम है कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस पुस्तक का नाम है, जिसकी रचना किसने किया था? टॉमस पेन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट कारण है जॉर्ज तृतीय का निरंकुश नीति। तो जॉर्ज तृतीय का निरंकुश नीति का मतलब यहाँ पर यह है कि शासक का निरंकुश नीति रहेगा तो कोई भी जो जागरूक जनता हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद एक और है आपत्तिजनक कर, यानी स्टाम्प एक्ट 1765 को लागू कर दिया गया था। इस मतलब स्टाम्प शुल्क में आप किसी और देश में जाकर अखबारी कागज़ बेचिएगा, अदालती कागज़ बेचिएगा, और उसमें जो शुल्क है वो एकदम अनिवार्य रूप से लागू कर दीजिएगा, तो वो क्यों इसका बर्दाश्त करने वाले हैं, ठीक है। और ये सारा शुल्क जो लिया जा रहा था वो यूरोप के लिया जा रहा था। हमारे देश में यहाँ पर आकर इंडिया में आकर टैक्स लीजिएगा, शुल्क लीजिएगा, और पूरे शुल्क यूरोप के लिए खर्चा करेंगे। तो अगर भारतीय जनता जागरूक हो तो ज़रूर इसका विरोध करेगा। यही वजह यहाँ पर भी है। और यहाँ पर भी एक नारा दिया गया, कहा गया कि हम शुल्क तभी चुकाएंगे जब मुझे प्रतिनिधित्व मिलेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे नारा इस प्रकार था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप मुझे रिप्रेजेंटेटिव नहीं देते हैं तो हम आपको कर नहीं देंगे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की पूरी तरह से यहाँ पर विरोध किया गया, ठीक है, विरोध किया गया, और इसका बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ा। और लास्ट में है तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी 1773, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, बोस्टन एक बंदरगाह है। उस बोस्टन बंदरगाह पर चाय की बहुत सी पेटियाँ रखी हुई थी, जो कि मतलब कह सकते हैं कि यूरोप की तरफ जाने का तैयार था। इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया उपनिवेशवासियों द्वारा, और जितनी भी चाय की पेटियाँ थी उसको पानी में फेंक दिया गया, और पूरा पानी चाय की तरह हो गया, और इसी को कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। तो बोस्टन टी पार्टी जो हुआ, इससे ये हुआ कि 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच कह सकते संघर्ष हुआ, प्रथम संघर्ष हुआ, और 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया का दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया गया, और इस प्रकार करके यहाँ से ही स्वतंत्र होने के लिए या कसरत स्वतंत्र हो चुका रहता है अमेरिका, ठीक है। और इस प्रकार 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि हुई, और इस संधि के साथ में ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी हो जाती है, ठीक है। और आपको बता चुका हूँ मैं 1787 ईस्वी में संविधान लागू हुआ, और 1789 ईस्वी में संविधान अमेरिका का लागू हुआ। 1787 में संविधान निर्माण हुआ, 1779 ईस्वी में संविधान लागू हुआ, और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका परिणाम को देखते हैं, परिणाम क्या क्या हुआ इस मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। तो चलिए परिणाम की तरफ चलते हैं हम लोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम के रूप में जो सामने आया वो इस प्रकार है कि एडम स्मिथ के लेसेस फेयर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूती मिला। कहने का मतलब है एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट थे, इसने एक सिद्धांत दिया जिसे हम लेसेस फेयर या मुक्त व्यापार के नाम से जानते हैं। इसमें इस सिद्धांत को मजबूती मिला। कहा गया कि पूरे वर्ल्ड एक बाज़ार के रूप में है जिसको जहां व्यापार करना है व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड बातें आई, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया, यानी जो फ्रांस है जो अमेरिका का साथ दे रहे थे, वहीं पर फिर से फ्रांस में जो अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो फ्रांस में भी फ्रांसीसी क्रांति होगा, जो अगला टॉपिक भी है। ठीक है, इस संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया, ध्यान रखेंगे। तो इस संग्राम का मतलब है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिक ने भाग लिया। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। कहने का मतलब हम दूसरे देश को स्वतंत्र कर रहे हैं, इसके बाद हम वहाँ पर गणतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे, और जो देश स्वतंत्र प्रजातंत्र गणतंत्र स्थापना करवा रहा है उसी देश में निरंकुश सत्ता है। तो लाफायते ने वहाँ की जनता को कहा इस निरंकुश सत्ता को हटाया जाए। ठीक है, पर विश्व की लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डेट याद रखेंगे, जिनमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया। ठीक है, तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला सबसे पहले 1789 में ही, और उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया। अमेरिका गणतंत्र बना तथा मोंटेग्यू होगा या मोंटेस्क्यू होगा, ध्यान रखेंगे, मोंटेस्क्यू होगा, मोंटेग्यू नहीं होगा, तो याद रखेंगे मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। ठीक है, अब यहाँ पे शक्ति पृथक्करण की सिद्धांत है क्या, इसको पहले समझेंगे। ठीक है, तो मोंटेस्क्यू है, ध्यान रखेंगे, अमेरिकी गणतंत्र बना तथा मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिला। कहने का मतलब है कि आप शक्ति को एक जगह पर केंद्रित नहीं करेंगे, जैसे कि न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, इन सब में आप उसको बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शक्ति को बांटने का है, पृथक्करण करने के सिद्धांत को मान्यता मिली। ठीक है, अगला है कि वयस्क मताधिकार को लागू नहीं हुआ। ठीक है, यानी कहने मतलब है कि वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मत देने से वंचित रखा गया। उस समय अमेरिका में 1789 ईस्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मताधिकार का आधार क्या था, संपत्ति बनाया गया जो उचित नहीं था। ठीक है, पहली बार लिखित संविधान शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूलाधार माने गए। ठीक है, यानी पहली बार किसी देश में लिखित संविधान आया, शक्ति को बांटा गया, पृथक्करण किया गया, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत आया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत आया, राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार माने गए। इन सिद्धांतों का प्रचार यूरोप में हुआ और फ्रांस में राजक्रांति कब शुरू हुई, 1789 में। ठीक है, मैं इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि ये फ्रांस की जो क्रांति है 1789 ईस्वी का, ये कितनी बार पूछा गया है, और अगर आप टीजीटी देते हैं या पीजीटी देते हैं तो ये फ्रांस क्रांति पूछता है। और मैं अभी आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले झारखंड में एक पीजीटी एग्ज़ाम हुआ हिस्ट्री से संबंधित। ठीक है, वहाँ पर भी ये पूछा गया था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति कब शुरू हुआ था, अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये फ्रांस की राजक्रांति 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को
को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। ठीक है, अगला टॉपिक ही है कि फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्रांस की क्रांति की तरफ। ठीक, तो देखिए फ्रांस क्रांति में पहला चीज़ें किसको हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये युगांतकारी घटना थी इस समय का। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के सिद्धांतों को प्रतिस्थापित किया। ठीक है, यहाँ पर क्या विचार आया? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकारों के सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। क्योंकि फ्रांस ने अमेरिकी युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया। ठीक है, कहने का मतलब है जिस सैनिक ने स्वतंत्रता का कह सकते हैं जनतंत्र का, गणतंत्र का स्वाद चख चुका था, उन सैनिकों ने आकर फ्रांस में विद्रोह किया। और विद्रोह फ्रांस में सैनिक किया चाहे ना किए हो, जनता ने किए, लेकिन जनता को साथ दिया सैनिकों ने, क्योंकि वो अमेरिका में जाकर इस चीज़ को देख चुका था। ठीक है, अब इसमें से फ्रांस क्रांति का बहुत से कारण है। ठीक है, तो फ्रांस क्रांति के बहुत सी कारण है, उसमें से एक दो कारण यहाँ पर है। पहला कारण है राजनीतिक कारण। ठीक है, क्यों इसका फ्रांस में विरोध किया गया? ठीक, तो देखिए फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। फ्रांस में किसका शासन था? तो बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, तो फ्रांस में पहली बात तो ये समझेंगे राजतंत्र था, शासन बुर्बो वंश का था। वहाँ का शासक कौन थे? लुई 14वां था। इस समय साम्राज्य की प्रतिष्ठा उस शिखर की थी। ठीक है, तो लुई 14वां के समय में साम्राज्य की अपनी शासन या कह सकते हैं प्रतिष्ठा शिखर पे था, उस शिखर पे था। लुई 14वां के बाद 1774 ईस्वी में लुई 16वां शासक बना। इसने ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी अंतोनेत, ध्यान रखेंगे एक नाम है, मेरी अंतोनेत से शादी किया और ये शासक निरंकुश, फिजूल खर्च और अयोग्य थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी अंतोनेत से शादी हुआ तो ये फालतू का धन लुटाने की शुरू कर दिया। काफ़ी धन लुटाते थे और इन सारे धन का लुटाने के बाद इनका पूरा गाज किस पे गिरता था? तो वहाँ के जनता के ऊपर गिरता था। ठीक है, और ये मतलब कहने का मतलब है फिजूल खर्ची थे, निरंकुश व्यक्ति थे, जो कि अच्छी बातें नहीं हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? जब आप बहुत ज़्यादा खर्च लुटाएंगे तो इसमें से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ेगा और कर्ज की भरपाई अंततः जनता को ही करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी निरंकुश शासक के विरुद्ध में वहाँ पर एक विद्रोह होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस शासन काल में फ्रांस की मुद्रा क्या था? लिब्रे था। ध्यान रखेंगे, तो वहाँ की मुद्रा का नाम है लिब्रे, याद रखेंगे आप लोग। फ्रांस में स्टेटस जनरल संसद संस्था थी, तो फ्रांस में स्टेटस जनरल संसद संस्था थी, लेकिन 1614 के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। तो सोचिए कि संसद की बैठक 175 वर्षों तक कोई बैठक नहीं हुई थी। लुई 14वां के निरंकुशता इस बात से पता चलता है कि कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा कह सकते हैं। इसमें एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, लुई 14वां नहीं होगा, लुई 16वां होगी। ठीक है, लुई 16वां होगी। तो इसने अपने आप को कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। ठीक है, राजा निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लामा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय द्वारा किया गया था। ठीक है, खैर एक संस्था थी पार्लामा नामक, जो कि राजा के निरंकुशता पर अंकुश लगा सकते थे, और इसकी कुल संख्या 17 थी और इसका गठन न्यायपालिका या न्यायालय द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं आगे और सामाजिक कारण की तरफ। ठीक है, तो आगे बढ़ने के बाद सामाजिक कारण में देखिए यहाँ पे कहता 18वीं सदी में समाज 3 वर्गों में 3 स्टेटस अर्थात 3 श्रेणी में बटा हुआ था। ठीक है, बटा हुआ था।
तो प्रथम स्टेट जो था, ध्यान रखेंगे, प्रथम स्टेट जो था वो है पादरी थे, ठीक है। यानी प्रथम स्टेट में कौन थे? पादरी थे, जिनकी संख्या लगभग कितना है? तो देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,30,000, ठीक है। 1,30,000 संख्या था इसका, ठीक है। सेकेंड स्टेट में अभिजात वर्ग था, यानी कहने का मतलब है कि पैसे वाला वर्ग था, जिसकी कुल संख्या कितनी थी? 80,000 परिवार, या देखिए यहाँ पर कितना होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 40 लाख, ठीक है। 40 लाख व्यक्ति थे। ये दोनों वर्ग करों से मुक्त थे, यानी कहने का मतलब है कर जो चुकाते थे वो ना पादरी चुका रहे थे, ना ही अभिजात वर्ग चुका रहे थे, यानी जो पैसे वाला धनी सेठ है वो नहीं चुका रहे थे। अब तीसरा वर्ग में देखिए, तो तीसरा वर्ग में कौन है? 90% जनता तीसरे स्टेट में था। इनमें मुख्यतः बड़े व्यापारी, व्यवसाय, शिक्षित वर्ग, किसान, शिल्पी, छोटे किसान, नौकर एवं मजदूर थे। यह मध्यम वर्ग कहलाता था, जिन्हें फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। तो याद रखेंगे कि 90% जनता जो तीसरे स्टेट में था, इनका ये अपना कर चुकाते थे, ठीक है, और कर इनको देना पड़ता था, और ये कर दे रहे हैं, ठीक है, कर दे रहे हैं, लेकिन इसका कुछ भी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इनको महत्व नहीं दिया जाता था। तो ये मध्यम वर्ग है, और जानते हैं कि हर समय मध्यम वर्ग ही अपना रौद्र रूप धारण करता है, तो सत्ता परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो मध्यम वर्ग यहाँ पर भी सामने आते हैं, और मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत बुरा था। एक तो कर चुकाता था, इसको समानता की अधिकार नहीं था, और समान रूप से इसको रखा जा रहा था। जो पादरी वर्ग को जितना ज़्यादा छूट दे रखा था, यहाँ पर इसको छूट नहीं दिया हुआ था। इस वजह से इन लोगों ने विद्रोह किया, और इस विद्रोह में खासकर मध्यम वर्ग ने अपना अहम भूमिका निभाई। अगला वजह है फ्रांस क्रांति का आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखिए क्या है कि विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डामाडोल कर दी थी। प्रतिवर्ष आय से अधिक व्यय होता था। बात सही है कि आप विद्रोह करते हैं, फिजूल खर्च करेंगे तो आर्थिक स्थिति खराब होगा ही, और ख़राब हुआ भी, और इससे जितना मेरे पास पैसा नहीं था उससे ज़्यादा रुपया खर्च हो रहा था, ठीक है। टैक्स फार्मर, फ्रांस के सरकार पूंजीपति को कर वसूलने का ठेका देती थी। यह पूंजीपति वर्ग टैक्स फार्मर कहलाता था। आप सोचिए कि जो पूंजीपति वर्ग है उनको फ्रांस सरकार कि आप जाइए टैक्स वसूलिए, कर वसूलिए, और ठेका पे दे दिया। किसानों की भूमि कर ध्यान रखें क्या नाम है? टीले चुकाना पड़ता था। इसके अलावा टीथे नामक धार्मिक कर भी इन्हें चर्च को देना पड़ता था। तो याद रखेंगे दो कर यहाँ पर आ रहा है, एक है टीले, ठीक है, एक है टीले और एक है टीथे, ठीक है। तो याद रखेंगे टीले कैसा कर था? भूमि कर था। टीथे कैसा कर है? धार्मिक कर है, जिसे चर्च को देना पड़ता था, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार करके दो कर यहाँ पर सामने आ रहा है, जिसको याद रखना आपको है। एक है टीले और सेकंड है टीथे, ठीक है। चलिए अगला कारण देखते हैं, व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी कैथोलिक धर्म था। फ्रांस की राजधानी में जो धर्म था वो कैथोलिक धर्म था, और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। अब सोचिए दोनों ईसाई धर्म ही है, ठीक है। एक है आपका कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट, ठीक है। और ये दोनों जो फ्रांस की राजधानी में लोग जो रहते थे वो कैथोलिक धर्म को मानते थे, और फ्रांस की राजधानी से बाहर जो रहते थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे, ठीक है। अब प्रोटेस्टेंट धर्म जो मानते थे वो उसको कठोर सज़ा मिलता था। ये कहाँ का न्याय है? राजा या उसे कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था, जिसे लेटर्स द केचेट कहते थे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि फ्रांस के राजा को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का शक्ति था बिना वारंट का भी, जिसे एक नाम दिया गया था, लेटर्स द केचेट कहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार करके सोच के देखिए कितना बुरा स्थिति था फ्रांस के साथ में।
चलिए अगला कारण है आपके पास बौद्धिक कारण। तो फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस की बौद्धिक आंदोलन की सूत्रपात किया। इसमें से प्रमुख है देखिए मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो। ठीक है, तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो। ठीक है, तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, ने मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक पुस्तक है, ध्यान आप लोग रखिएगा, विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ। किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है, सरकार को कहा कि तीन अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को पोषण किया। वोल्टेयर नहीं, वोल्टेयर ध्यान रखेंगे कि वोल्टेयर ने ही, यहाँ पर नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ने ही थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग करने में जल्दीबाजी में हुआ है और कोई बात नहीं है। वोल्टेयर ने ही चर्च, समाज और राष्ट्र के दोषों का पर्दाफाश किया। ठीक है, तो उस समय चर्च क्या करते थे और साथ ही साथ राष्ट्र का कितना बड़ा कहने का मतलब है कितना ज़्यादा अपना वर्चस्व स्थापित किया था, इस सब के बारे में पर्दाफाश जिसने किया उसका नाम है वोल्टेयर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक जिसे रूसो ने लिखा था, पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। एक पुस्तक है, ध्यान रखेंगे, रूसो ने लिखा था। तो रूसो ने, देखिए ध्यान दीजिएगा, रूसो ने पुस्तक लिखा सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें पूर्ण परिवर्तन चाहते थे, इसने लिखा था। दिदरो नामक एक व्यक्ति हैं के बृहद ज्ञानकोश, इनसाइक्लोपीडिया के लेखों ने फ्रांस की क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। ठीक है, तो ये जितने भी हैं, मॉन्टेस्क्यू हो या फिर वोल्टेयर हो या रूसो हो या दिदरो हो, इन लोगों ने फ्रांस की जनता जो सोया हुआ था इनको जगाया। ठीक है, इनको जगाया। एक और घटना घटती है जिसमें से यूरोप में, जिसका नाम है इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की महान क्रांति यानी ग्लोरियस रिवोल्यूशन एवं उनके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस में भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। ध्यान रखेंगे 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की महान क्रांति हुई एवं उसके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस ने भी राजनीतिक परिवर्तन किया। साथ ही साथ अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में से भी कह सकते हैं फ्रांस के लोगों ने अपना एक सीख लिया और फिर फ्रांस में एक क्रांति हुआ और जिसे हम फ्रांस क्रांति कहते हैं। इसमें देखिए फ्रांस क्रांति की घटनाक्रम। ठीक है, क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्रांति की शुरुआत होगी, हम यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों घटनाक्रम को देखते हैं। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि यानी कौन कौन यहाँ पर शामिल है तीसरे स्टेट्स में, आपको मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ इसमें कौन कौन शामिल है। तो इसमें शामिल है, ध्यान रखेंगे, बड़े व्यापारी, व्यवसायी, शिक्षित वर्ग, किसान, शिल्पी, छोटे वर्ग, छोटे किसान, नौकर और मजदूर। इन लोगों ने इसके प्रतिनिधि ने टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए, यानी एक जगह है वहाँ एकत्रित हुए और अपने सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया। तीसरे स्टेट ने एक टेनिस कोर्ट में अपने लोग एकत्रित हुए और वहाँ पर जो एकत्रित हुए उसकी सभा को एक नाम दिया, नेशनल असेंबली घोषित किया। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मिराबेयो, और ये अजीब नाम है, ध्यान रखेंगे, मिराबेयो और ओबेसियो। ठीक है, इसे नेता ने इसका नेतृत्व किया था। बेस्टिल कारागिरी, ठीक है, यानी एक जेल है जिसका नाम है बेस्टिल। ठीक है, बेस्टिल कारागिरी 14 जुलाई 1789 को तोड़ डाला और वहाँ के सभी बंदियों को मुक्त कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि बेस्टिल कारागृह जो है यानी बेस्टिल जेल है कब ब्रेक किया गया था, तो ब्रेक कब हुआ था उसका ध्यान रखेंगे, वो डेट है 14 जुलाई 1789। ठीक है, और वहाँ पर सारे युद्ध बंदियों को मुक्त कर दिया गया, यानी इस दिन 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। ध्यान रखेंगे, 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। नेशनल असेंबली
देश के लिए अधिनियम बनाने लगी, यानी जो तीसरा स्टेट्स के जो असेंबली थे, यानी अपने प्रतिनिधि सभा जो इकट्ठा हुआ था, वहाँ पर जो अपनी सभा का नाम दिया गया था, वो आप अधिनियम बनाने, कानून बनाने लगा। इस सभा में 27 अगस्त 1789 को नवासी को मानव और नागरिक अधिकार को स्वीकार किया, ठीक है। और सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, ठीक है। तो कब तैयार हुआ संविधान का प्रारूप? 1791 में फ्रांस के नेशनल असेंबली ने संविधान के प्रारूप तैयार किया। रॉब्सपियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक थे। एक नेता है जो फ्रांसीसी क्रांति संबंधित नेता हैं, जिसका नाम है रॉब्सपियर। ये वामपंथ विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रॉब्सपियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। कहने का मतलब है कि रॉब्सपियर ने कहा कि मैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले को मतदान का अधिकार देकर चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, चुनाव करवाया गया, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 21 वर्ष के अधिक उम्र वाले को मतदान का अधिकार दिया गया, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, और चुनाव हुआ। 21 सितंबर 1793 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया, ठीक है, कन्वेंशन नाम दिया गया, तथा राजा के सत्ता को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। देशद्रोह के अपराध लुईस 16 पर मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि वहाँ के जनता ने एक बड़े क्रांति लाया, फ्रांस क्रांति के नाम से हुआ, और लुईस 16 को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बाद में रानी मैरी एंटोनेट को भी फांसी दे दिया गया, ठीक है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र मातृभाषा फ्रांस में क्या घोषित किया? फ्रेंच घोषित किया, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1793 को लागू किया गया, ठीक है। 1795 ईस्वी में नया संविधान बनाया गया, जिसे फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की। आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर अपनी विधि संहिता लागू किया, ठीक है। जैकोबियन दल का प्रमुख नेता कौन थे? रॉब्सपियर, याद रखेंगे। फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट्स जनरल कहते हैं, तो याद रखेंगे, फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट जनरल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ फ्रांस में क्रांति हुई, तो इसका क्या क्या परिणाम? कुछ तो परिणाम होगा ना फ्रांस क्रांति का, तो परिणाम क्या क्या हुआ उनको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो परिणाम जो हुआ उनको देखते हैं। देखिए, परिणाम क्या क्या हुआ कि पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो पिछले से चलते आ रही व्यवस्था का उसका अंत हुआ, और इस अंत के बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को भी प्रोत्साहन मिला, ठीक है। तो इस प्रकार करके आप सोच के देखिए कि उस समय जो पुरातन व्यवस्था था, स्वतंत्रता, समानता था, बंधुत्व, इनको प्रोत्साहन मिला, ध्यान रखेंगे। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य हुआ, ठीक है। जनतंत्र की स्थापना हुई। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, ठीक है। दास प्रथा उन्मूलन हुआ 1784 ईस्वी में। अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। नया कैलेंडर लागू हुई। महिला आंदोलन होना शुरू हुआ, ठीक है। तो 1846 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं ने अधिकार प्राप्त करने की सफलता हासिल की। इटली पर प्रभाव पड़ा इसका, जर्मनी पर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है। और इस सारे देश इटली जर्मनी एकीकरण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पोलैंड पर भी प्रभाव पड़ा और इंग्लैंड पर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार करके किसी भी देश में राष्ट्रीय आंदोलन होता है तो सारे आप कह सकते हैं जो पीछे पीछे लोग रहते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका विश्व युद्ध का इतिहास, यानी हम लोग यहाँ से दोनों विश्व युद्ध को देखेंगे, ठीक है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो या सेकंड विश्व युद्ध हो। इस यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा, मैं कोशिश करूँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेने के लिए, ठीक है। अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा आपका, याद रखेंगे, बस आप लोग जुड़े रहिए। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब? 1914 से 1918, ठीक है। क्या कारण था विश्व युद्ध होने का?
कुछ तो कारण रहा होगा विश्व युद्ध होने का। तो कारण यहाँ बहुत बहुत से कारण आएगा। इसमें से पहला कारण है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है पूरे वर्ल्ड में एक होड़ लगी हुई थी कि कौन कितना ज़्यादा पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले सकता है, ठीक है। तो ये बातें हुई। तो इसमें से 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा है उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आप कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में भी या पूरे देश में भी पूरे वर्ल्ड में भी उग्र राष्ट्रवाद की भावना पनपी, और जिसमें से खासकर यूरोप के लोग, जो स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र थे, ठीक है, और वहाँ इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ में संबंध जो था वो कटु बनते चला गया, और इसमें राष्ट्रवाद का जन्म होगा आगे जाकर, और यही आगे जाकर यूरोप में विश्व युद्ध का शुरुआत भी कहा जाएगा। इसके बाद सैन्यवाद 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज़ बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज़ था, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि आप जहाज़ बनाए बड़का सा, आप इसमें क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि पूरे जो सैन्य तंत्र है वो अपने कब्जे में रखा जाए, या अटलांटिक महासागर को अपने कब्जे में रखा जाए, ठीक है। तो आप कोई भी नहीं चाहेगा, कोई दूसरा भी स्टेट चाहेगा कि हम भी बनाएं। तो सैन्यवाद में सबको सेना को बढ़ावा देगा। जिसे जर्मनी ने बनाया, इम्परेटर करके एक नया जहाज़ बनाया, तो उसके बाद इंग्लैंड भी कोशिश करेगा अपना जहाज़ बनाने के लिए, तो इंग्लैंड भी जहाज़ बनाएगा, और इस शक्तिशाली के रूप में, सेकेंड राष्ट्र के रूप में इंग्लैंड भी सामने आएगा। तो इस प्रकार करके हर कोई चाहेंगे आप गुट बनाइएगा तो कोई और गुट बनाने वाला होगा, ठीक है। अगला कारण है गुटों का निर्माण। 1863 ईस्वी में त्रिगुट बना, जिसमें से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे, ठीक है। इस त्रिगुट का विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन 1907 में एक त्रिदेशीय संधि बनाया। तो इस प्रकार करके आप देखिए कि कम से कम यहाँ पर एक बात तो सामने आया कि आप गुट बनाएंगे तो एक गुट उधर बनेगा, दूसरा गुट इधर बनेगा, ये बात सच है, ठीक है। अब यहाँ पर से घटनाक्रम होगा। देखिए 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में इसकी हत्या कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से एक घटनाक्रम घटता है, जो घटनाक्रम इस प्रकार करके है कि 28 जून 1914 को कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को बोस्निया राजधानी सराजेवो में इसकी हत्या कर दिया गया। ऑस्ट्रिया की इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया, ठीक है। तो ये जो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो है वो ऑस्ट्रिया के राजा हैं, इनकी हत्या कर दिया गया। और इसकी जो घटनाक्रम यहाँ पर ये बातें खुल के सामने आ रही है कि यहाँ पर से ही मतलब एक उत्तराधिकारी का युद्ध है। इस उत्तराधिकारी के युद्ध में खासकर आप कह सकते हैं कि कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा, इसमें से ऑस्ट्रिया में घटनाक्रम हो रहा है, और इसका प्रत्यक्ष भाग लेंगे जर्मनी और फ्रांस की तरफ से, ठीक है। तो आगे चलकर यही दो राष्ट्र हैं, आगे चलकर इन दोनों के बीच में एक गुट बनेगी और पूरे वर्ल्ड विश्व युद्ध का शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, इस डेट को याद रखिए, 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में इसकी हत्या कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसको हत्या हुआ तो सर्बिया को मतलब इस घटना के जिम्मेदार ठहराया गया। सर्बिया ने इसे मानने से इनकार कर दिया गया। सर्बिया कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। फलता 28 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया का पूर्ण सहायता का वचन दिया और युद्ध की तैयारी करने लगी। अब देखिए यहाँ पर से ये होगा कि ऑस्ट्रिया ने कहा कि आप सर्बिया से हम युद्ध करेंगे। अब इस सर्बिया को साथ देंगे रूस। जर्मनी 1 अगस्त 1914 को रूस तथा 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। अच्छी बातें हैं। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था, तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड था, ठीक है। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड था, ध्यान रखेंगे। तो ये कौन है, तो याद रखेंगे ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिसकी हत्या कर दिया गया था, ठीक है।
अब ये अब यहाँ पर से एक बात सामने आएगी कि ये लोग अब यहाँ पर जर्मनी क्या करेगा, 1 अगस्त 1914 को रूस को और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से पूरे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 1917 में रूस युद्ध से अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर खुदे अपना उसका नहीं संभल रहा था रूस, तो क्या करेगा, रूस से अलग हो जाएगा। मार्च 1918 में रूस जर्मनी एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। ठीक है, अब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के संयुक्त सेना अभियान आरंभ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर रूस तो अलग हो गया, लेकिन जर्मनी के विरुद्ध में कौन कौन आ गया, तो अमेरिका ने घोषणा कर दिया और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस सब मिलकर एक सैन्य अभियान किया, जिसमें जर्मनी तथा उसके सहयोगी देश का हार होने लगी। बुल्गारिया सितंबर में युद्ध से अलग हो गए। अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया गया और ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, जर्मनी में एक क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी एक गणराज्य बन गया। ठीक है, इस प्रकार ये युद्ध का धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जर्मनी का सम्राट केसर विलियम द्वितीय पलायन कर हॉलैंड चला गया। नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन है, वुड्रो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो 14 सूत्री नाम से चर्चित हुआ। ठीक है, अब यहाँ से एक वर्साई की संधि होगा, याद रखेंगे डेट 28 जून 1919। ठीक है, वर्साई की संधि। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसू इस संधि का प्रमुख व्यक्ति थे। कौन कौन महान व्यक्ति हैं, अमेरिका राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसू। ठीक है, इस संधि प्रमुख थे। इस संधि के तहत पराजित राष्ट्र के मध्य सारे आरोप मढ़ा गया, खासकर जर्मनी के विरुद्ध। ठीक है, पराजित जर्मनी को संधि में हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। संधि में जर्मनी को युद्ध की जिम्मेदार बताया। फ्रांस को अल्सास लॉरेंस का क्षेत्र वापस दे दिया गया। यानी अल्सास लॉरेंस एक क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है, उस क्षेत्र को फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी का सार क्षेत्र की कोयले खदानों को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया। अब बताइए, जर्मनी का जो कोयला क्षेत्र सार क्षेत्र था वो 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया। जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। उससे वायुसेना और पनडुब्बी छीन ली गई। जर्मनी के युद्ध हार जाने के तौर पर 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी रकम निश्चित की गई। इसीलिए कहा जाता है किसी को अधिक मत दबाइए, वरना वो जब उठने की कोशिश को उठने के लिए तैयार होगा या उठ सकता है तो फिर विद्रोह होगा। तो कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वर्साई की संधि में ही दूसरा वर्ल्ड युद्ध छिपा हुआ था। जर्मनी को आप इतना दबाएं जिस दिन उसके पास ताकत हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होगी। ठीक है, सारे को लाद दिया गया। यानी विजित राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों पर इतना कुछ लादा गया, खासकर जर्मनी के ऊपर में, कि वो आगे जब उठने का मौका आएगा तो पूरे वर्ल्ड को तहस नहस करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में। ठीक है, यही बातें यहाँ पर भी सामने आई कि जर्मनी का सार क्षेत्र जो कोयला क्षेत्र था 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। वायुसेना पनडुब्बी उनका छीन लिया गया। जर्मनी को युद्ध हार जाने के तौर पर 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी रकम निश्चित की गई। ठीक है, अब यहाँ पर से वर्षा नहीं होगा, वर्साई होगा, ध्यान रखेंगे। वर्साई की संधि की कुछ विसंगतियाँ थी। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बीजारोपण वर्साई की संधि में हो गया। राष्ट्र संघ की असफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929-30 में के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया, ध्यान रखेंगे।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ। ठीक है, जर्मन में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी, तो नाजी सरकार बनी और फांसीवाद के सिद्धांत आधार पर मुसोलिनी ने इटली में सरकार बनाई। ठीक है, ये दोनों सिद्धांत राष्ट्र गौरव और शक्ति पर बल देते हैं। ठीक है, चाहे नाजीवाद हो या फांसीवाद हो, अपने राष्ट्र गौरव के पर बल देता है। फलतः इन दोनों राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करना शुरू किया, जिससे विश्व युद्ध का परिस्थिति पैदा हो गई और 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। जर्मनी, इटली और जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। ठीक है, अगर वर्साय की संधि में इतनी कुछ दबाया नहीं जाता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता। लेकिन आगे चल के एक बात और लिखा हुआ, जर्मनी, इटली और जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ने सेकेंड वर्ल्ड वार का जन्म दिया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब आरंभ होगा? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब शुरुआत हुई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने किस पे हमला किया? पोलैंड पर, और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई। ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 22 जून 1941 को जर्मनी रूस पर आक्रमण किया। ठीक है, जर्मनी का सबसे बड़ा ये दिक्कत है। ठीक है, जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप पर पर्ल हार्बर अमेरिका में नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। ठीक है, ये पर्ल हवाई द्वीप जो है वो अमेरिका के कब्जे में है। ठीक है, पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। इसी कारण से अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 में जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और यहाँ पर से 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। एक धुरी राष्ट्र होगा जर्मनी, इटली और जापान। मित्र राष्ट्र होगा अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किया। 6 जून 1944 को जर्मनी सेना परास्त हो गई। ठीक है, आगे इसके पहले इटली पूर्णतः पराजित हो चुका था। अंततः 7 मई 1945 को ईस्वी को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्र ने जुलाई 1945 को ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर एटम बम गिराया। दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, जो जापान का एक शहर है, पर गिराया। अंततः जापान 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गई। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गई। सारे फैक्चुअल डाटा आपको दिया जा रहा है, आप इसे याद रखेंगे, आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाजीवाद की तरफ। जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक अल्बर्ट को चांसलर बनाया। ठीक है, 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर संविधान सभा का चुनाव तथा इसकी बैठक हुई। इसीलिए इस संविधान को वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जर्मनी की बात किया जा रहा है। ठीक है, जर्मनी की संविधान 10 अगस्त 1919 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान से ली गई है। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, यह आपको याद है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, ठीक है, कि स्रोत कहाँ से लिया गया है? वाइमर संविधान यानी जर्मनी से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आपके पास हिटलर है। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। 1923 ईस्वी वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल रहा और हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना की। हिटलर की प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वास्तिक का ग्रहण किया। जर्मन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। गेस्टापो
गेस्टोपा क्या है, गुप्तचर पुलिस था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। हिटलर ने अपने आप को 1945 में बंकर में आत्महत्या कर ली, ठीक है, क्योंकि जर्मनी हार रहा था। आगे बढ़ते हैं, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ठीक है। भारत के लगभग 22 से 25% भूमि वनों से आच्छादित है, जहां अनेक जनजातियां निवास करते हैं। भारतीय उपमा और भारतीय प्रायद्वीप में इन लोगों का मूल निवास स्थान है। यही वजह कि उन्हें आदिवासी कहा जाता है। भारत में इसकी आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है, इसके बाद गोंड इस देश की दूसरी बड़ी जनजाति, ध्यान रखेंगे। पहला भील है, सेकेंड आपका गोंड है, ठीक है। संथाल भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। बिहार के सिंहभूम में मानकी और मुंडा प्रणाली और संथाल परगना में मांझी और परगनेत प्रणाली आज भी प्रचलित है। बिहार, यहाँ पर SCERT ने अभी तक अपना बुक को रिव्यू नहीं किया है। बिहार नहीं होना चाहिए, ये झारखंड होना चाहिए, ठीक है। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया जाता है, जो आज भी प्रचलित है, ठीक है। तो चैत महीना में शुक्ल तृतीया तिथि को एक संथाल जनजाति आदिवासी जनजातियों ने एक पर्व बनाता है, जिसका नाम है सरहुल, जो आज भी प्रचलित है, ठीक है। आगे देखिए, जनजातियों ने बहुत से विद्रोह किया था। इस विद्रोह में एक विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह, ठीक है। इसका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में था। इस विद्रोह का नेता कौन है? तिलका मांझी हैं, ठीक है। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल के सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी ने तिलापुर जंगल को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्विल्सलैंड पर अब उसने सशस्त्र प्रहार किया, और वह नहीं चाहते थे कि वन्य समाज और पहाड़ी क्षेत्र में जनजाति समाज कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करे और उनका शोषण करे, उनकी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। कहने मतलब है कि तिलका मांझी कभी इस बात का नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग आए और यहाँ के जो वन्य समाज हैं या वन्य जनजाति हैं उस पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो और सामाजिक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। तिलका मांझी गिरफ्तार कर लिया गया और सन 1750 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ पर लटका कर उसे फांसी दे दी गई। जिस जगह पर उसे फांसी दिया गया आज भी वह तिलका मांझी चौक भागलपुर के नाम से जाना जाता है। अभी भी आप भागलपुर जाएंगे तो देखेंगे आप तिलका मांझी चौक मिलेगा आपको, ठीक है। जहाँ से उस चौक से आप चाहे तो 0 माइल की तरफ जा सकते हैं, मेन मार्केट तक भी जा सकते हैं। इधर आप कर सकते हैं बड़ी खंजरपुर, छोटी खंजरपुर की तरफ जा सकते हैं। उधर मायागंज की तरफ जो हॉस्पिटल है भागलपुर का, वहाँ जा सकते हैं। तो तिलका मांझी चौक है, वहाँ पर अभी भी देखेंगे बरगद का पेड़ है, शायद उसी पेड़ पर उसे लटका दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट विद्रोह है तमाड़ विद्रोह, ठीक है। तमाड़ विद्रोह 1789 ईस्वी में छोटानागपुर के उराव जनजाति के जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। यह आंदोलन 1794 तक चलता रहा, ठीक है। आगे मुंडा और संथाल विद्रोह के साथ मिलकर प्रदर्शित किया, ठीक है। चेर विद्रोह कहाँ पर है? पलामू क्षेत्र में, ठीक है। राजा चुरामन राय नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह, चेर जनजाति लोग 1800 खुला विद्रोह किया। भूषण सिंह 1802 में इसमें फांसी दे दी गई, ठीक है। इसके बाद चुवार विद्रोह है। चुवार जनजाति बंगाल के प्रांत मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूमि इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। मिदनापुर स्थित कर्णगढ़ में रानी शिरोमणि नेतृत्व में चुवारों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि गिरफ्तार कर कोलकाता जेल भेज दिया गया, ठीक है। इसके बाद हो विद्रोह है 1820-21 में जो नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम जिले में विद्रोह हुआ। यहाँ का राजा जगन्नाथ सिंह जिसने संरक्षण को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद कोल विद्रोह है। कोल विद्रोह शुरुआत नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव और अन्य जनजातियों 1831 ईस्वी में हुआ। कोलों ने जमींदारों के रूप में मानकी या महतों को विरोध किया। कोलों के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू, सिख, मुसलमान व्यापारी का प्रवेश हो चुका था।
इन क्षेत्रों के धीरे धीरे सूदखोर महाजन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका था, जो कोल जनजाति को नापसंद गुजरा। ऐसी स्थिति में जमींदार और दीकू जो गैर आदिवासी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। इस विद्रोह को अंग्रेज सरकार द्वारा दबा दिया गया, परंतु कोलों के समाज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके एक परिणाम अवश्य हुआ कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी स्थापित की गई। आगे चलकर यह कोल भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत रूप में साबित हुआ। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह। 1832 ईस्वी में बीरभूम के जमींदार पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह का शुरुआत हुई। यह गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ कोलों एवं हो जनजाति के समर्थन में औपनिवेशिक समाज के विरोध में किया गया। इसके बाद संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह भागलपुर के राजमहल के बीच क्षेत्र जो दामन एको के नाम जाना जाता है, संथाल बहुल क्षेत्र थे। इस क्षेत्र में गैर आदिवासी और अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर भोगनाडी गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कानू, चांद भैरव के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। 30 जून 1855 को भोगनाडी गांव में संथालों का एक सभा आयोजित की गई। इसमें से 400 गांव के 10,000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्रित हुए और सभा में ठाकुर के आदेश पढ़कर सुनाया गया। ठाकुर का मतलब यहाँ पर है भगवान, ठीक है। आदेश था जमींदारी महाजन तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करना और अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सतयुग का राजा न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। सिद्धू ने कहा कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हकीम नहीं है। संथाल राज स्थापित हो गया। संथालों का सबसे बड़ा संतोष भागलपुर से लेकर बर्धमान तक रेल परियोजना थी, ठीक है। असंतोष होगा, ठीक है, कि संथाल का सबसे बड़ा असंतोष था कि भागलपुर से लेकर बर्धमान तक रेल परियोजना थी। यहाँ पर से ये हो रहा था, इसमें ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम पे लगाया पर उचित मजदूरी नहीं देता था। इस विद्रोह में लगभग 5,000 से अधिक संथाल मारे गए। इस विद्रोह को दबा दिया गया। सिद्धू और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में से फांसी दे देंगे। यद्यपि संथाल विद्रोह आदिवासियों के जीवन तथा स्थिति कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना बनाकर उससे बहिष्कृत क्षेत्र एक्सक्लूडेड एरिया घोषित किया गया और इसके प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट विद्रोह है मुंडा विद्रोह। 1899 1900 में छोटा नागपुर मुंडा आदिवासियों के उपनिवेश के विरोध किया। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1774 को पलामू जिला के तामाड़ के निकट अलीहातू नामक गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा ने सन 1895 ईस्वी में उसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को उसने ईसाई मिशनरी पर आक्रमण किया। 8 जनवरी 1900 को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया गया। 200 पुरुष और महिलाएं मारे गए, 300 लोग को बंदी बनाया गया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी 3 मार्च 1900 को हुई। उसे रांची जेल ले गया, जहां जून में हैजा की वजह से मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला विद्रोह है कंद विद्रोह। तो कंद विद्रोह देखिए, यह उड़ीसा राज्य में हुआ था, ठीक है, उड़ीसा राज्य में हुआ था। वैसे कंद आदिवासी तत्कालीन मद्रास प्रांत के से बंगाल तक फैला था। कंद आदिवासी में मरियाह प्रथा यानी मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। सन 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया, जिसका विरोध चक्र बिसोई नामक नेता ने किया। चक्र बिसोई का जन्म जो हुआ था वो धूमसार के ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ था। आदिवासियों ने सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं को में हस्तक्षेप के आरोप लगाया और अंग्रेज़ों का प्रबल विरोध किया। वैसे आपको आप सोचेंगे अंग्रेज ने सही किया, मानव बलि प्रथा सही चीज़ें नहीं था, इसका विरोध करना चाहिए था। विरोध किया अलग बात है, क्या इसको रोका भी गया, सही बात है, लेकिन उनके लिए सही था, ठीक है। वो जो कर रहा था उनके लिए सही था। अभी भी हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ में अगर कोई विरोध करे, अगर नहीं गलत है, तो आप तो उनके खिलाफ हो जाएंगे ना, यही वाली बात है। उड़ीसा के भूइयाँ और जुआंग
आदिवासी ने वहाँ के राजा के सामंतवादी और दमनकारी नीति के खिलाफ विद्रोह किया। 1867-68 में धरणीधर नायक के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा खड़ा किया गया। भारत के अन्य प्रदेशों में उपनिवेशी शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ। 1876-80 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के आदिवासी के बेटी प्रथा यानी बलात् मजदूर प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। 1852 ईस्वी में सरकार नई वन नीति बन जिसका समय समय पर संशोधन किया जाता रहा। यह वनों की रक्षा तथा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार ने उनकी लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र राज्य पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। इसी तरह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन कर आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये था आदिवासी और वन्य समाज के लेकर। अगला टॉपिक आपके पास ये है शांति का प्रयास। ठीक है, शांति का प्रयास में देखिए हम राष्ट्र संघ की बात करेंगे, लीग ऑफ नेशन की बात करेंगे। इसकी स्थापना जन्म कब हुआ था? 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ की जन्म हुआ। उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना करना। ठीक है, स्थापना के समय 31 सदस्य थे, जबकि बाद में 60 सदस्य हो गए। राष्ट्र संघ के अंग के रूप में क्या है? तो व्यवस्थापिका यानी असेंबली, परिषद कौंसिल, सचिवालय सेक्रेटरीट। ठीक है, इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसके प्रमुख अंग के रूप में है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्र संघ के अंग में व्यवस्थापिका सभा यानी असेंबली की बात किया जाएगा। अगर हम असेंबली की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा यह राष्ट्र संघ की प्रतिनिधि सभा थी जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। ठीक है, अब साथ ही साथ ये भी आपको जानना है कि प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार था। सदन के कार्य करने की भाषा क्या थी? फ्रेंच तथा इंग्लिश थी। ठीक है, असेंबली अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श करता था। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखें 2-3 बातों को कि एक वोट देने का अधिकार था, भाषा फ्रेंच और इंग्लिश था, और इससे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर वाद विवाद करने का इसके पास या विचार विमर्श करता था। ठीक है, ध्यान रखें। इसमें साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि असेंबली किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मामला हो तो उस पर वाद विवाद विचार विमर्श भी करता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब बातों को। साथ ही साथ देखिए और इसमें जोड़ना मैं चाहूँगा यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं इस प्रकार करके कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश और महासचिव की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन असेंबली ही करता था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला आपके पास है परिषद कौंसिल। ध्यान रखेंगे तो जिसको आप परिषद कौंसिल दोनों एक ही जगह में लिखा गया है। परिषद का ही इंग्लिश कौंसिल है। ध्यान रखेंगे इसकी भूमिका किस प्रकार है? कार्यकारिणी परिषद के रूप में था। इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे, एक अस्थाई और एक अस्थाई। ठीक है, 2 तरह के सदस्य थे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली, ठीक है, ध्यान रखें इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली इसके संस्थापक एवं अस्थायी सदस्य थे। बाद में जर्मनी, रूस को भी इसमें अस्थायी सदस्यता मिली। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे अस्थायी के रूप में छोटे छोटे 9 राज्य था। ठीक है, लेकिन नोट करके के बाद ध्यान रखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेरिका इसके संस्थापक सदस्य में था, परंतु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार प्रारंभ में 4 अस्थायी सदस्य ही रहे, जिसका बाद में विस्तार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अंग के रूप में है आपका सचिवालय। ठीक है, सेक्रेटरीट। इसकी प्रधान कार्यालय जनेवा में है। ध्यान रखेंगे इसकी प्रधान कार्यालय जनेवा में। ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत 12 विभाग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मामलों पर कार्य करती है। यह उन सभी संधियों का पंजीकरण एवं मसविदा तैयार करती थी जिसका संबंध राष्ट्र संघ के सदस्य के राष्ट्रों से होता था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 12 विभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक मामलों पर चर्चा करती है और उन सभी संधियों का पंजीकरण या मसविदा तैयार करती थी जिसका संबंध
राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों से होता था। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों का निपटारा करना था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के एक शहर दी हेग में स्थापित किया गया है। तो मुख्यतः इस न्यायालय का स्थापना उद्देश्य इस प्रकार है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और कूटनीतिक झगड़ों विवादों का निपटारा करना था, जिनका मुख्यालय हॉलैंड या नीदरलैंड का एक शहर द हेग में है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रूप में यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करके है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के तत्वाधान मजदूरों को हितों को देखरेख तो उनकी दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जनेवा में है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हैं, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर से राष्ट्र संघ द्वारा मुख्यतः यहाँ पर शांति का प्रयास करेगा। ठीक है, शांति स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ये था अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग का। ठीक है, तो ये था। यद्यपि कई कार्य मुख्यतः राजनीतिक गतिविधियों के अंग थे, तथापि इसमें आर्थिक और सामाजिक पक्ष का भी काम नहीं था। तो ध्यान इस बात का देखेंगे कि राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने, खासकर निशस्त्रीकरण एवं आक्रमणकारी राष्ट्रों पर अंकुश लगाने में भले ही राष्ट्रसंघ असफल रहा हो, मानते हैं इसके लेकर, लेकिन युद्ध जनित समस्याओं को समाप्त करने में राष्ट्रसंघ की काफ़ी सराहनीय भूमिका रही। इस संदर्भ में राष्ट्रसंघ की कई भूमिका महत्वपूर्ण कार्य किया गया, आप इसमें समझेंगे। ठीक है, खासकर इस बात को लेकर याद रखेंगे कि चूँकि राष्ट्रसंघ के जो प्रथम कार्य है युद्ध की परिस्थिति को रोकना था, अतः प्रारंभिक छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा और अपने 10-15 वर्ष की छोटी अवधि में इसने लगभग 40 छोटे बड़े राजनीतिक झगड़ों को जांच कर अपना निर्णय दिया। इसमें से राष्ट्रसंघ द्वारा समझौता, मध्यस्थता तथा अनुरोध की नीति का अवलंबन किया गया। यानी कहने का मतलब है कि झगड़ा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से एक और दो बातें यहाँ पर ये खुल के आती है कि राष्ट्रसंघ असफल क्यों हुआ। ठीक है, असफल होने का क्या क्या कारण था। तो देखिए, असफल होने क्या कारण था। राष्ट्रसंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और परस्पर सहयोग का जो महान प्रयास था वह अल्पकाल में ही समाप्त हो गया, क्योंकि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के महज 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ। इसके अनेक कारण थे। ठीक है, अनेक कारण थे, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था की शक्तिशाली राष्ट्रों की अलगाव था, इसके असफलता कारण थे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो संस्था थी इससे अलगाव हो चुका था। ठीक है, अलगाव हो चुका था, कहने का मतलब है कि तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो इसकी व्यवहारिक सफलता बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों के सहयोग पर निर्भर करती थी, परंतु राष्ट्रसंघ प्रारंभ में इस सहयोग से वंचित रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जो अनवरत प्रयास के फलस्वरूप भी राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, बाद में अमेरिका खुद अलग हो गया। ठीक है, अमेरिका साथ में रही नहीं। ठीक है, अमेरिका अलग हो गया। आप इस प्रकार कह सकते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव भी होना एक बड़ी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर शक्तिशाली राष्ट्र साथ नहीं देंगे तो फिर यही बात होगी कि इसका करें मतलब असफलता की तरफ आगे बढ़ेगा। प्रारंभ में सोवियत रूस जो है, सोवियत संघ थे, वो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं थे, अलग रखा गया। लेकिन हिटलर की महत्वाकांक्षी कार्यों से यूरोपीय राष्ट्र परेशान होने लगा था, जो शक्ति संतुलन के लिए सोवियत रूस को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया। लेकिन तब तक राष्ट्रसंघ एक प्रभावहीन संस्था बन चुकी थी, यानी कहने मतलब है कि बहुत देर हो चुका था। ठीक है, इसके बाद 1925 में लेकार्नो की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया, परंतु उससे काफ़ी वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि राष्ट्रसंघ
उसे कठोर वर्साई संधि का एक अभिन्न अंग था, जिसको हिटलर ने मिटाने की संकल्प कर रखा था। आपको मैं बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वर्साई की संधि में किस प्रकार जर्मनी को दबाया गया था। तो हिटलर चाह रहा था कि उस वर्साई की संधि का जो भी संधि किया गया है उनको मिटाया जाए, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को। ठीक है, तो इस प्रकार आप जर्मनी से बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगली बातें हैं इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी की फासिस्टवादी नीतियों को विश्व शांति में कतई विश्वास नहीं था। ध्यान रखेंगे, इसको विश्वास ही नहीं था। इस परिस्थिति में केवल ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग पर ही राष्ट्रसंघ की क्रियाशीलता निर्भर करती थी, परंतु इन दोनों राष्ट्रों ने साम्राज्यवादी और पूंजीवादी हितों को पूरा करना अधिक समझा और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग भी किया। कहने का मतलब है दो राष्ट्र बचा था, ब्रिटेन और फ्रांस, इसके आप सहयोग से क्रियाशीलता को निर्भर कर, लेकिन इसका इस प्रकार इच्छा था कि राष्ट्रसंघ की नीतियों उद्देश्यों को सफल बनाना कम वर्ण अपने साम्राज्यवादी और पूंजीवादी हितों को पूरा करना अधिक था, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग भी किया। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चल के 1929-30 में विश्व आर्थिक मंदी ने सभी राष्ट्रों को अपने देश की आर्थिक हितों की ओर आकृष्ट किया। इससे उत्पन्न आर्थिक राष्ट्रवाद ने राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग को अप्रासंगिक बना दिया गया। ठीक है, अब जब आर्थिक मंदी की बात आई तो हर कोई चाहता है कि अपने देश की आर्थिक हितों की ओर आकृष्ट किया गया। इससे उत्पन्न आर्थिक राष्ट्रवाद ने राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग को अप्रासंगिक बना दिया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ के अपने सेना का नहीं होना तथा राष्ट्रसंघ में दोषपूर्ण संविधान, अब जिनके कारण उसके लगाए गए प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पाते थे, इसकी असफलता का कारण बना। ठीक है, जब राष्ट्रसंघ असफल हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में ही एक संगठन यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता महसूस हुआ। ठीक है, अब इसके महसूस क्यों हुआ, इसके बारे में ये बातें हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शांति स्थापित करने की आवश्यकता प्रथम विश्व युद्ध से अधिक महसूस की गई। क्यों की गई कि इस युद्ध में भयंकर और संहारक साबित हुआ, जिसमें आणविक हथियारों का प्रयोग हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही मित्र राष्ट्रों ने अपनी विजय की आशा रखकर पुनः एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने निश्चय किया जो राष्ट्रसंघ की भांति असमर्थ और त्रुटिपूर्ण न होकर पूरी तरह शक्तिशाली हो, ताकि विश्व शांति पर फिर से खतरा उत्पन्न न हो। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी का परिणाम है। क्या क्या है, तो यहाँ पर कुछ बातें हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पूर्व इन सब बैठकें होगी। ये जेम्स प्लेस घोषणा 12 जून 1941 को, अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को, संयुक्त राष्ट्र संघ 1 जनवरी 1942 को, मास्को घोषणा अक्टूबर 1943 को, तेहरान घोषणा दिसंबर 1943 को, याल्टा सम्मेलन फरवरी 1944 को, यूएसएसआर। इन घोषणाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। 1944 में ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित डार्मस्टन ऑक्स नामक स्थान पर बैठक हुई। इस बैठक में मित्र राष्ट्रों के सदस्य कौन कौन है, तो अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल 1945 ईस्वी को शुरू हुई सम्मेलन में इसके नए चार्टर का स्वीकार किया गया। 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी सभी शर्त स्वीकार कर लिया गया। स्थिति को संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्तित्व में आए। इसका नामांकन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। बड़ा कष्ट से आपके लिए मैं तैयार किया हूँ, थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छी तरह से, ताकि आप अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में पूरा हो। ठीक है, तो यह आगे यही वाली बातें हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य एवं लक्ष्य। इसका क्या उद्देश्य था, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य उसकी चार्टर की धारा में उल्लेखित है। निम्नलिखित उद्देश्य निहित है। क्या क्या उद्देश्य है, पहला देखिए उद्देश्य है
कि शांति स्थापित करना, आक्रमण को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। पहला उद्देश्य ये है। सेकंड उद्देश्य आत्मनिर्णय और समानता के सिद्धांत के आधार पर संसार के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों और सुदृढ़ करना। तीसरा है कि विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना एवं मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रों में सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना उत्पन्न करना। चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसे केंद्र बनाना जहां इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली कार्यवाही में तालमेल और सामंजस्य स्थापित किया जाए। मोटा मोटी आप समझेंगे कि कहीं न कहीं बस सामंजस्य स्थापित करना है, झगड़ा नहीं करना है, शांति से रहना है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है, समानता की बात आ रही है। नोट करके दिया है चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन की विधान को चार्ट लिखा हुआ है, इसको ठीक कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चार्टर होगा, ध्यान रखेंगे। चार्टर कहते हैं, इनमें 111 धाराएं हैं जिनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन होता है। अब ये कुछ विधान हुआ, ठीक है, कुछ लक्ष्य उद्देश्य है, तो इनका कुछ सिद्धांत भी है। सिद्धांत क्या क्या है ध्यान रखेंगे। राष्ट्रों के समानता के सिद्धांत पर यह संस्था आधारित था, यानी समानता की बात करता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को स्वागत करेगा और उल्लंघन नहीं करेगा। सभी सदस्य राष्ट्र अपने झगड़ों विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। संस्था के सदस्य किसी अन्य राष्ट्र को स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को आक्रमण द्वारा या किसी तरह से विनष्ट नहीं करेंगे। घोषणा पत्र के नियमों का अवहेलना करने वाले राष्ट्रों किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा सहायता नहीं की जाएगी। अगर कोई गैर सदस्य राष्ट्र शांति को भंग करने का प्रयास करेगा तो संस्था उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले हस्तक्षेप नहीं करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ उपयुक्त उद्देश्य और सिद्धांतों में विश्व शांति, सुरक्षा एवं सहअस्तित्व की भाव निहित होती है। कुल मिलाकर ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व शांति, सुरक्षा एवं सहअस्तित्व की भाव निहित है। यह निश्चित रूप से विश्व बंधुत्व एवं समानता कायम करने में सहायक है। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य है और 193वां सदस्य सूडान है, ठीक है, दक्षिणी सूडान, ठीक है, दक्षिणी सूडान, ठीक है। अब इसमें कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्र संघ की अंग यानी यूएनओ का अंग के रूप में खासकर आपको याद रखना इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें से एक है महासभा, जिसे आप असेंबली कहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है, इसमें सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तब प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने और वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है और इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष एक बार होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्राय सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी अंग द्वारा संपादित होती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, उसके निष्कासन, महासचिव का निर्वाचन तथा अन्य आर्थिक मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में संयुक्त राष्ट्र संघ की यह इकाई अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालक का अंग है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी है। अगर हम अस्थायी की बात करें तो वो है आपका अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन, ठीक है, अस्थायी मेंबर हैं, जिसमें से आपको देखिए एशिया में एकमात्र देश है जो कि चीन है। बाकी सारे के सारे 3 इंग्लैंड, फ्रांस पूर्णतः यूरोप में, रूस को आप यूरेशिया कर सकते हैं, अमेरिका एक देश है, ठीक है। यानी 5 अस्थायी देशों में सभी एक ताकतवर देश के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अगला है अंग के रूप में
आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर अध्ययन करती है। ध्यान रखिए इस बात को लेकर। साथ ही साथ इसमें संबंधित विभिन्न सूचनाएं सुरक्षा परिषद के प्रार्थना पर उसे प्रदान करते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसके अलग अलग समूह कार्यरत हैं, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप इसके 4 उद्देश्य ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के यह अंग उन प्रदेशों में जहां अभी तक स्वायत्त शासन नहीं है, उनके निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास का कार्य करती है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया के 4 द्वीप समूह इसी संगठन के निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन में है। इस प्रकार यह 4 संगठन इस संगठन में 4 उद्देश्य है। तो क्या क्या उद्देश्य है देखिए। पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोगों के स्वशासन तथा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता करना, मानवीय अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आस्था बढ़ाना, और चौथा है सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में समानता का व्यवहार करना। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख कानूनी संस्था है। यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करती है। इसका मुख्यालय हेग में है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यह संयुक्त राष्ट्र संस्था के कानूनी संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करती है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद ध्यान रखेंगे, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही इसे न्याय के निमित्त सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप प्रदान किया गया और इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है। सचिवालय, सेक्रेटरीट की बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से सचिवालय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं की मान्यता प्राप्त किया गया, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे। और वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। ठीक है। अब इसकी सफलता की गाथा चलते गाते हम लोग हैं, क्या क्या सफलता इसने हासिल किया। तो सफलता में देखिए, जो सफलता इसने हासिल किया है, उन सफलताओं की बात किया जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के अनेक युद्धों की परिस्थिति को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही यह पूर्णतः सत्य ना हो, परंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि इनकी भूमिका ने विश्व के 3य विश्व युद्ध के दरवाजे तक जाने से रोक रखा है। ठीक है, यानी विश्व को 3रा वर्ल्ड वार के युद्ध तक जाने के दरवाजे तक रोक रखा है। ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि महान रही है। ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि इसकी असफलताएं नहीं हैं, सफलताएं जरूर है, लेकिन ध्यान रखेंगे इस संस्था द्वारा विश्व को 3रा विश्व युद्ध के दरवाजे तक जाने से रोक रखा है। इसने विवादों की उग्रता को कम करने एवं पारस्परिक वार्ता का मंच तैयार करने में सफल भूमिका निभाई। इसके विभिन्न संस्थाओं ने विश्व के अविकसित, पिछड़े, विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने, जैसे पुनर्वास कार्य, संक्रमण, बीमारियों को रोकने, आर्थिक क्षतिपूर्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ की महती भूमिका रही है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखेंगे।
चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत एवं उद्देश्य में विश्व शांति की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, इसलिए इस दशा में संघ प्रयासरत है। आपको पता है इसके अगर उद्देश्य, लक्ष्य और सिद्धांत को देखेंगे उसमें एक ही चीज़ सामने आएगा, दिखाई पड़ेगा, वो है विश्व शांति, समानता। ठीक है, तो इसमें ये प्रयासरत है और इस संदर्भ में उसने सफलताएं भी प्राप्त की है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि इसके संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं भी हैं, कुछ असफलताएं भी हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी राजनीतिक भूमिका में विश्व शांति कायम करने में अनेक सफलताएं हासिल की, परंतु यह बहुत सारे विवादों को सुलझाने में असफल भी रहा। निशस्त्रीकरण की दिशा में भी इसे अभी भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। अरब इजराइल युद्ध, फिलिस्तीनी नामीबिया की समस्या, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति, इराक समस्या, कश्मीर समस्या आदि दूर करने में ये असफल सिद्ध हुआ। ठीक है, कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको आप देखने के बाद लगता है कि ये असफल, जैसे अरब इजराइल युद्ध जो है, फिलिस्तीनी नामीबिया की जो समस्या है। ठीक है, तो साथ ही साथ आपकी दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति है, इराक की समस्या है, कश्मीर की समस्या है। ये सारी बातों को देखा जाए तो लगेगा आपको कि कुछ असफल रह गया, यानी सफल नहीं हो पाए। असफलता क्या क्या कारण रहा, देखिए इसमें है। पहला कारण है आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक कार्यकलाप की अगर देखा जाए तो इसमें अंशदान कौन करता है, ध्यान रखेंगे। सबसे जो इसका अंशदान करने वाले जो राष्ट्र है वो मुख्यतः अमेरिका है और उनका दबदबा बना रहेगा। तो अमेरिका जो दबदबा बना के रखा हुआ है, और इसमें साफ साफ ये जाहिर होता है कि इसमें अमेरिका अपना हस्तक्षेप करता है, इसका जग जाहिर है। तो अमेरिका जो चाहता है, जैसे चाहता है, यूएनओ उसी तरह मुड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास अपना आर्थिक समस्या है, आत्मनिर्भर है नहीं। आत्मनिर्भर नहीं, जब दूसरे पे आप आत्मनिर्भर रहेंगे तो कुछ बातों में असफल होना पड़ेगा आपको। गुटबंदी, ठीक है, अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न गुट का प्रभाव रहा और इसके अनेक मुद्दे पर भी कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। विकसित राष्ट्रों का गुट G8 है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, अगर विकसित राष्ट्र की बात किया जाए तो उनका गुट G8 है। ठीक है, सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली गुट है नाटो, सीटो, वर्षा। ठीक है, इन गुटों के प्रभाव में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व को घटाया गया और इन राजनीतिक हस्तक्षेप ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता को बढ़ावा मिला। ठीक है, इसके बाद अगला है आपके पास क्षेत्रीय परिषद की सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय असंतुलन। ठीक है, अब देखिए जो 5 अस्थायी सदस्य के रूप में जो हैं उनमें से 3 जो मुख्य तौर पर यूरोप से आते हैं और जितनी भी वास्तविक समस्या जो है वो अफ्रीका में है, दक्षिणी अमेरिका में है, एशियाई देशों में है, जिनका प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में सिर्फ चीन को छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं है। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि अस्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग प्राप्त करता है। जो किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप करना हो तो वीटो प्रयोग करके अंतिम उपाय उसके पास है, वीटो का प्रयोग कर लेता है। और इस शक्तिशाली राष्ट्रों ने, जैसे कि आप लीजिए, आप अमेरिका नहीं, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने तरीके से इसको अपने हित की पूर्ति के लिए पराया वीटो का दुरुपयोग किया है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन भी है। अस्थायी सेना का अभाव है। ध्यान इस बात का रखिएगा कि यूएनओ के पास अपनी अस्थायी सेना नहीं है। जब अपनी अस्थायी सेना नहीं है तो आप दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ कि जो अस्थायी सदस्य है उसने फौज देने से इनकार किया, हिचकिचाता है। ठीक है, इस वजह से भी असफल रहा। और औद्योगिक देशों की महत्वाकांक्षा भी है, साम्राज्यवाद की बढ़ावा। ठीक है, जो साम्राज्यवाद का जो उस समय साम्राज्यवाद किस प्रकार था कि हम राज्य को उपनिवेश बना रहे हैं या हड़प रहे हैं। अभी साम्राज्यवाद का स्वरूप चेंज हो चुका है। इसमें मुख्यतः सीधा आक्रमण तो नहीं करता है लेकिन आर्थिक दबाव बनाता है।
ठीक है, आर्थिक दबाव बनाकर अब राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करता है। और इस कारण से विश्व विकसित और विकासशील देशों के गुटों में बटा हुआ है। तो विश्व व्यापार संगठन में हो रहे विवाद, तेल संबंधित राजनीतिक सेवा क्षेत्र में हो रहे विवाद, इन सब कारणों में औद्योगिक देशों का अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं कि कौन सा देश पर कितना आर्थिक दबाव बनाया जाए। अभी तो किसी देश को गुलाम आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को इस प्रकार मोड़ेंगे कि वो देश खुद ब खुद गुलाम बन जाएगा आपको। तो ये भी एक वजह है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इतना समझेंगे कि विश्व शांति के प्रयास में अभी भी यूएनओ अपना काम कर रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर रहा है। तो ये था आपका यूएनओ के बारे में। और एक लास्ट अध्याय है, ध्यान रखेंगे, वो है आपका इकाई 8 में कृषि और खेतीहर समाज, ठीक है। तो याद रखेंगे हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसमें एग्रीकल्चर जो शब्द है, एग्रीकल्चर जो है कृषि शब्द से लैटिन भाषा बना है, ध्यान रखेंगे। इसमें एग्रोस और कल्चर से बना एग्रीकल्चर। एग्रोस का अर्थ है भूमि और कल्चर का अर्थ है जुताई। इस प्रकार कृषि एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि की जुताई। यद्यपि कृषि के अंतर्गत पशुपालन, वानिकी और मत्स्यन भी शामिल है। कहने का मतलब है कृषि के साथ, कृषि के अंतर्गत में पशुपालन भी है, वानिकी यानी कहने का मतलब है आप बागवानी भी चलेगा, मत्स्यन का मतलब है मछली पालन, ठीक है। जहाँ तक कृषि की शुरुआत की बात किया जाए तो कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हो चुका था। सिंधु घाटी संस्कृति का विशेष रूप से कांस्य युग में कृषि में निरंतर विकास को देखने को मिलता है। हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। हड़प्पावासी शायद लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचता था या बैल खींचता था, ये कहना मुश्किल है, ठीक है। फसल काटने के लिए शायद पत्थर की हंसिया का प्रयोग करता था। नहर नालों का सिंचाई परिपाटी नहीं थी। सिंधु घाटी के लोग जौ, गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर आदि का पैदा करते थे। वैसे 2 किस्म का गेहूं और जौ उपजाते थे। इसके अलावा यहाँ पर तिल और सरसों भी उपजाया जाता था। साथ ही साथ याद रखेंगे कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों का है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ। इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडोन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्भूत हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आपको पता है। भारतीय समाज में कृषि समाज है, ठीक है। भारतीय समाज कृषक समाज है, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जहां विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है, भारत में कुल 51% भूमि कृषि योग्य है। कृषि भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 35% योगदान करता है। भारत में कृषि जीवन का रीढ़ है, ध्यान रखेंगे। कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ, आधुनिक तकनीक की जानकारी का अभाव, सिंचाई के साधनों की कमी आदि कारण आज़ादी से पहले एवं आज़ादी के तुरंत बाद श्रम का तुलना में उत्पादन काफ़ी कम था। कहने मतलब है जिस प्रकार लोग श्रम करता था उतना कृषि उत्पादन होता नहीं था। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि ही राज्य के लोगों का जीविका का मुख्य आधार भी है। इस राज्य में 70% भूमि कृषि योग्य है। मानसूनी वर्षा पर निर्भरता कारण यहाँ की कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। बिहार में कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई और काटी जाती, जैसे भदई, ठीक है। ये फसलें मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है, ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मड़ुआ आदि इस मौसम की मुख्य फसलें। सेकंड है अघनी फसलें। इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर तक में तैयार हो जाता है। धान, कुल्थी, तिल, आलू, तिलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, पटसन इत्यादि इसकी मुख्य फसलें हैं। रबी फसलें ये बसंत ऋतु की फसलें हैं, जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है तथा ये फसलें मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाता है। इसमें प्रमुख रबी फसल हैं, गेहूँ प्रमुख रबी फसल है। गेहूँ के अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि फसलें भी बड़ी मात्रा में उपजाई जाती है। गर्मा फसलें अगर देखा जाए तो ये ग्रीष्म ऋतु में होती है, जिनकी खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ नियमित सिंचाई की व्यवस्था है। इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है और कटाई
जून के महीने में होती है। ग्रीष्मकालीन धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, सब्जी एवं प्याज इस मौसम की मुख्य फसलें हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें बिहार में जो जो चीज़ें होती है फसल के रूप में, वो इस प्रकार करके है कि अगर हम धान की इसमें कुछ हमारा जो खाद्य फसलें हैं, इसमें से गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, दलहन, तिलहन इत्यादि है। तो व्यावसायिक फसलें जो हैं, जिसमें हम नकदी फसल कहते हैं, इसके अंतर्गत में जो है गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन, दलहन, लाल मिर्च, मसाला। जहाँ तक व्यावसायिक फसल की बात किया जाए तो याद रखेंगे, इसको मुख्यतः लोग बेचने के लिए कमर्शियल क्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जो गन्ना की खेती करता है मुख्यतः खाने थ्रो करता है, बेचने के लिए करता है। पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन, दलहन, लाल मिर्च सब व्यावसायिक फसल है। पेय फसलें में देखेंगे जो हम लोग पीते हैं, खासकर उसमें चाय आता है। ठीक है, जो कि बिहार के किशनगंज में की जाती है। और रेशेदार फसल में कपास, जूट, रेशम आता है। फल में आम, केला, लीची, अमरूद खासकर बिहार में खूब होता है। मसाले में लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी इत्यादि। खासकर ठंडी के मौसम में मेथी का साग लोग खूब खाते हैं। अगर हम धान की फसल को देखें तो बिहार में धान एक प्रमुख फसल है। ठीक है। जलवायु कैसा होना चाहिए तो उष्णार्द्र होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है थोड़ा सा कहने मतलब है कि गर्मी के साथ साथ में थोड़ा सा आर्द्र होना चाहिए। ठीक है। जलवायु तापमान 20 से 25 डिग्री होना चाहिए। मिट्टी के साथ दोमट मिट्टी, और इसकी सर्वाधिक भूमि रोहतास जिला में सबसे अधिक धान होती है। ठीक है। सेकेंड फसल के रूप में आपके पास है गेहूँ। बिहार में दूसरा सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूँ है। ठीक है। जलवायु कैसी होनी चाहिए, शीतोष्ण कटिबंध जलवायु होनी चाहिए। बोते समय तापमान 10 से 15 डिग्री, पकते समय 20 से 30 डिग्री। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और ये क्षेत्र कहाँ पर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, सिवान में गेहूँ खूब होती है। मकई जो है, मक्का बिहार के खाद्यान्नों में चावल गेहूँ के बाद तीसरा स्थान पर है। जलवायु गर्म के साथ साथ आर्द्र भी होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तापमान कैसा, 25 डिग्री से 30 डिग्री तापमान होनी चाहिए। और साथ ही साथ वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। कहाँ कहाँ होती है, खासकर मक्का बहुत ज़्यादा, तो याद रखेंगे सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि क्षेत्र में। कहने का मतलब है साफ साफ समझेंगे उत्तरी बिहार में। ठीक है, उत्तरी बिहार में होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ कुछ विभिन्न प्रकार खेती का भी इतिहास दिया हुआ है। झूम खेती आपको पता है, झूम खेती ऐसी खेती कहा जाता है जहाँ पे जंगलों में होता है। खासकर आदिवासी समाज में ये प्रचलन है कि किसी जगह को वो पहले काट कर समाप्त करते हैं, काटते हैं, जंगल को काट कर साफ करते हैं। साफ करने के बाद वहाँ पर कृषि किया, कुछ साल कृषि करने के बाद फिर उस ज़मीन को छोड़कर अगले ज़मीन को साफ करेंगे, फिर कृषि करेंगे, फिर ये घूमते रहता है, चक्र चलता रहता है। इस प्रकार करके ये झूम खेती है। कुछ पारंपरिक खेती होता था पहले, जैसे कि कुछ जगहों पर कृषि होता था जहाँ पर बीज बो दिया, फसल हो गया, चल रहा है, वर्षा पर निर्भर रहता था। कोई मतलब नहीं था कि इसको पटवन करना है, अगर वर्षा हुआ तो हुआ खेती, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसमें उर्वरक का कुछ प्रयोग करता नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद जब 60 के दशक में हरित क्रांति आया तो फिर यहाँ पर पारंपरिक खेती को छोड़कर हम लोग गहन खेती की तरफ चले गए, जहाँ पर मशीनों से बीज बोना, खाद छिड़कना, फिर कटाई की तरफ, मैंने एक गहन कृषि की तरफ चले गए। ठीक है। खासकर पंजाब, हरियाणा और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा चक्र हुआ, पूरा चला। फिर फसल चक्र आया, कहने मतलब धान के बीच में, दो फसल के बीच में एक तिलहन फसल का तिलहन या दलहन रोपना चाहिए। फसल चक्र चलता है। मिश्रित खेती भी शुरू हुआ, एक ही फसल के साथ में 2-3 फसल को लगा देना, जैसे कि आप गेहूं के साथ साथ में सरसों भी बो दिया गया। ठीक है। तो उसको सरसों को पहले काट लिया गया, फिर गेहूं बाद में काट लिया गया। वो जगह में रोपण कृषि भी चला और बागवानी कृषि भी चला। ठीक है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी है। ठीक है।
अगर बिहार में मुख्यतः व्यावसायिक कृषि को देखा जाए तो केला की खेती खूब होती बिहार में। बिहार में खासकर हाजीपुर नवगछिया इलाका में केला की खूब खेती होती है और यहाँ की जलवायु भी केला के उपयुक्त तरह की जलवायु है और यहाँ पर खूब खेती होती केला का। इसके बाद लीची खेती भी बिहार में खूब होती है, खासकर मुजफ्फरपुर इलाके में शाही लीची खूब होती है जो कि विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ से मुजफ्फरपुर से लीची अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तक भी चली जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी इसकी मांग है। गन्ना की खेती भी बिहार में खूब होता है, खासकर पहले तो बिहार में गन्ना की खूब खेती होता था। यहाँ पर गन्ना मिल भी था, चीनी मिल भी था, लेकिन अब सब बंद हो चुकी है, बहुत सारे सरकारी नीतियों की वजह से भी और कुछ और नीतियों की वजह से भी बंद हो गया। कृषि लोग करना छोड़ दिया गन्ना का, तो गन्ना मिल रहा के क्या करेंगे, ठीक है। खासकर बिहार के पूर्णिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण आदि इलाके में गन्ना की खेती बड़ी पैमाने पे होता था। एक गन्ना उद्योग आधारित फसल भी था, ठीक है। चीनी से इसे गन्ना से चीनी गुड़ सब बनता था और आज भी ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, बिहार में गन्ना खूब होती है, लेकिन अब गन्ना मिल यहाँ पर नहीं है। एक कुटीर उद्योग की तरह लोग यहाँ के लोग गुड़ बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार था, ये था आपका 9th क्लास का। ध्यान रखें दोस्तों, ये 9th क्लास का था। मैं कोशिश करूँगा कल आपको 10th क्लास का SCERT को आप तक पहुँचाने का मैं कोशिश करूँगा। ये मैं वादा नहीं कर पा रहा हूँ कि कल ही पहुँचा दिया जाए, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कल देने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, तब तक आज तक यहीं तक रहते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।